जग्गा गुज्जर किंग ऑफ लाहौर के नाम से मशहूर था, जिसने तारीख बनाई है उजरती कातिल की भी, गैंग वॉर की भी, जाली पुलिस मुकाबलों की भी। 4 दिन कम 7 माह की मुजरिमाना जिंदगी में इसने वो कुछ कर दिखाया जो कई बड़े बड़े गैंगस्टर वो नहीं कर पाए। गुज्जर खानदान के नौजवान ने जेल से हमला करवा दिया, 4 उजरती कातिल हायर किए। उस दौर में 200 से 400 रुपए रेट था, आज 2 करोड़ है। ये भी तो कहते हैं कि रॉबिन हुड था लाहौर का। मोतियां वाले हो, गलती को ताई माफ कर दें, मुझे आपने जाली पुलिस मुकाबले में मारने का हुक्म जारी किया है मेरे बारे में। सारी उम्र आपकी मुलाजमत करूंगा, मेरे घर वाले मेरे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे, इस फहरिस्त से मेरा नाम निकाल दें। 1 लाख रुपया फंड मिलता है गुंडा एक्ट के निफाज का। लोग ये कहते हैं कि ये 1 लाख रुपया पुलिस को दिया गया कि जाली पुलिस मुकाबलों का आगाज हो सके। आपने अक्सर जगह टैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन ये वर्ड जगह टैक्स नाफिज किसने किया था? पाकिस्तान में पहला पुलिस मुकाबला किसका हुआ? जग्गा गुज्जर कौन था? लाहौर के अंदर पहली गैंग वॉर का खात्मा कैसे हुआ? और मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मूसा खान की तरफ से लगाए जाने वाला गुंडा एक्ट वो क्या था? ये सब जानिए इस पॉडकास्ट में। सुनो क्राइम पॉडकास्ट के 90% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने अब तक सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपके ख्याल में मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और नई मुस्तफा साहब आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहें। नईम साहब, आज आपसे हम समझेंगे लाहौर के अंदर पुलिस मुकाबलों की इब्तिदा, लाहौर में जगह टैक्स जो लगा था उसका ओरिजिन, और जगह टैक्स लगाने वाला जग्गा गुज्जर वो है कौन? देखिए, जग्गा गुज्जर जो है वो लाहौर की नहीं, पाकिस्तान की जो मुजरमाना तारीख़ है उसका एक ऐसा करैक्टर है जिससे बहुत सी कहानियाँ मंसूब हैं। लफ्ज़ जग्गा जो है वो पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ़ हुआ है इस शख्स की वजह से जिसका असल नाम मोहम्मद शरीफ था। क़याम पाकिस्तान से कबल 1940 में इसकी पैदाइश है, और सिर्फ 7 माह की टोटल, बल्कि उससे भी 4 दिन कम 7 माह की मुजरिमाना ज़िंदगी में इसने वो कुछ कर दिखाया जो कई बड़े बड़े गैंगस्टर जो पाकिस्तान में नामवर हुए वो नहीं कर पाए। ये जग्गा गुज्जर जो है ना, इसका ख़ानदानी बैकग्राउंड आप समझें। इसके वालिद का नाम था बुड्ढा गुज्जर। अच्छा, वो भी बदमाश थे? बदमाश थे, गुज्जर थे, गुज्जर। मैं अब सब थोड़ी बात समझ लेंगे, आपको ज़हन में आ जाएगा। हमारी नाजरीन की ये खबरियत के लिए बात बता रहा हूँ कि उनकी आगाही उनको हो इस चीज़ से। ये जो मक्खन गुज्जर इसके बड़े भाई थे। अच्छा, गुज्जर जो है ना, वो आप ये समझें कि पहले दौर में जो लफ्ज़ पहलवान, डेरेदार, साईं, मित्रों, ये ऐसे अल्फाज थे जो चौधराहट की अलामत थे। इस चौधराहट की अलामत में एक नाम पैदा होता है बुड्ढा गुज्जर। जो लाहौरी हैं ना, जिंदा दिलाने लाहौर जिन्हें कहते हैं, उनके लिए बड़ी अहम बात है कि चौबुर्जी क्वार्टर्स से मेन रोड गुजरती है, इस्लामिया पार्क रोड, मेन रोड जो पहले गोल चक्कर फिर दूसरे गोल चक्कर पर समनाबाद तक को मिलाती है। इधर से ये फ़िरोज़पुर रोड को मिलाती है मुजंग चुंगी तक। दरमियान में सारे का सारा ये जो असल जो कहानी है ना, वो है कब्रिस्तान के गिरदो नवाह में। मियानी साहब की एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान के गिरदो नवाह में चौबुर्जी चौक से मुजंग चुंगी तक आप आएँ तो गुजरों के घर हैं। 3 फैमिलीज आबाद हैं वहाँ। एक कश्मीरी हैं, एक गुजर हैं, और तीसरे शाह हैं सैयद। सैयद वो हैं जिनके दादा अबाजदाद वो यहाँ दफन थे, उनके मज़ार शरीफ हैं। अब आप देखें, जस्टिस ख्वाजा शरीफ, पीर इनायत शाह कादरी, सैयद चिराग अली शाह, ये मशहूर जो गद्दीज़ थी, वो गद्दियाँ सारी की सारी जो हैं उनके खानवादे भी वहाँ आबाद हैं, सैयद हैं वो। ये 3 बड़े ख़ानदान थे, लेकिन इनमें क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद जो ख़ानदान आबाद हुआ इस्लामिया पार्क में, इस्लामिया पार्क में लाहौर की सबसे ज़्यादा दूध फरोशी की दुकानें हैं। दूध दही की दुकानें सबसे ज़्यादा इस्लामिया पार्क से समनाबाद तक हैं। चौबुर्जी से आप चौबुर्जी चौक चौराहे से समझ के उस चौक से लेके समनाबाद तक बेताशा दुकानें अतराफ़ में, वो भी सारी की सारी गुजरों के पास थी। गुजरों का बेसिक पेशा था गुजर आबादी। गुजर कहते हैं ना हम, ये गुजर असल लफ्ज़ है। गुजर ये असल में पेशा था दूध फरोशी का।
दूध ये भैंसें वहीं रखते थे, अब तो भैंसें नहीं है। कब्रिस्तान के गिरदोनवा में सारे बाड़े थे, मैंने आंखों देखा वाकया ये। गिरदोनवा में बाड़े थे और वहाँ से दूध धोते थे और दूध धो के और उन दुकानों पे ये फ़रोख्त करते थे। अच्छा, दूध के बाद इन लोगों ने कारोबार किया लाहौर की बकर मंडी में, वो जो वहाँ अब भी पुरानी बकर मंडी अभी मौजूद है, शेरा कोट के पास, यतीम खाना शेरा कोट के दरमियान में अब भी वो बकर मंडी है। तो गुजर बड़ा गोश्त यानी गाय भैंस, फिर बकरे छतरे, और ईद के दिनों में ऊँट भी बड़ी कुर्बानी, ये सारे के सारे भी इससे मुंसलिक हो गए। गुजरों की बड़ी तादाद दूध भी फ़रोख्त करती थी और गाय भैंसों का, बकरियों का काम भी करती थी बकर मंडी में। यहाँ बुड्ढा गुजर ने आके इस पूरे इलाके को जग्गा के, यानी ये मोहम्मद शरीफ जिसका नाम था जग्गा गुजर, उसके दादा ने आबाद किया, उसके बाप ने आबाद किया। ये लोग यहाँ बुड्ढा गुजर, उनका वालिद मक्खन गुजर, बेटा बड़ा जग्गे से बड़ा, ये सारे लोग यहाँ कब्रिस्तान के गली नंबर 3 कहते हैं इसको, वहाँ आबाद हुए। अब भी उनके ख़ानदान के ये सरवर गुजर वगैरह की सारी फैमिली जो है, अब भी गुजर्स की बड़ी तादाद जो है वहाँ आबाद है। और वो नाजिम भी बनते रहे, डिप्टी मेयर बनते रहे और काउंसलर सारे मुंतखब होते थे। कई फिल्में बनाई, फिल्में तो कई बनी, वो तो बात की बात है। गुजर प्रोडक्शन बड़ी मारूफ फिल्म साज कंपनी थी। यहाँ इनके मुकाबले पे एक कश्मीरियों का ख़ानदान जो मैंने आपको बताया आबाद हुआ, उसमें एक नामवर शख्स पैदा हुआ जिसका नाम था असगर चिट्टा। कश्मीरी थे चिट्टा। इस इलाके की एक खुसूसियत और ख़ूबसूरती और समझें, गुजर ख़ानदान के 90% लोग और कश्मीरी ख़ानदान के 70-80% लोग ये कद काठ में बड़े ऊंचे थे। 6 से 7 फुट कद आम था। असगर चिट्टा मैंने देखा आखिर वक्त में, उसको खुदा उनका बेड़ा गर्क करे जिन लोगों ने जो है उसको नशे पे लगाया। असगर जो चिट्टा है वो नशे पे लग गया। उसका 7 फुट कद था और बड़ा वजीह चेहरा था, सुर्ख और सफ़ेद रंग था उसका। असगर चिट्टा मैंने देखा आखिरी दिनों में। असगर चिट्टे का ख़ानदान आ गया, ज़ुबैर, यासीन, ये सारे दोस्त, इनके भाई, वो ख़ानदान वहाँ था, वो इनके मुकाबले पे था इन गुजरों के। लेकिन गुजर का असल मामला जो है ना, बुड्ढा गुजर पर्ची बेचता था, देता था बकर मंडी में 50 पैसे, 8 आने होते थे, 4 आने 25 पैसे, 8 आने। ये 70s के एंड तक रहा। जब हमने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था तो मैं वहाँ गया बकर मंडी में, तो उस वक्त मैंने ये देखा कि 50 पैसे की यानी 8 आने की पर्ची, जो शख्स जानवर लेके बकर मंडी से बाहर आता था तो एक इन्होंने वो लगाया था बांस लंबा सा, वो बांस को उठा देते थे, जो 8 आने देता था 50 पैसे की पर्ची मिलती थी, और जो उठा देते थे तो वो गुजर जाता था अपने जानवर लेके, अपनी गाड़ी से ढक के, या पैदल भी लेके जा रहा हो। अगर किसी ने एक बकरा, एक गाय या भैंस ली है तब भी 50 पैसे देने उसको, 8 आने। 50 पैसे की पर्ची देते थे बुड्ढा गुजर साहब। और वो 50 पैसे की पर्ची जो है वो राहदारी थी, जस्ट टू गो आउट ऑफ द मार्केट। आपने बकर मंडी से बाहर निकलना है तो 50 पैसे आपने देने, बुड्ढा गुजर ही लेते थे। बुड्ढा गुजर के पास इस इलाके का ठेका था, पर्ची ठेका। नाजायज़ नहीं, उसे नाजायज़ नहीं आप कह सकते। अब उसी के बाहर जितनी बसें गुजरती हैं, बड़े अड्डे हैं ना वहाँ ट्रांसपोर्ट के, न्याजी, स्काईवेज, बिलाल ट्रेवल, फैसल मूवर, डेवो, है ना सारे। ये जितने अड्डे हैं वहाँ जितनी बसें निकलती ना, गाड़ियाँ, एक बाहर टोल लगा हुआ है, वो भी लेते हैं पर्ची, 250 रुपये तक की पर्ची, 250 रुपये। वो पहले 50 पैसे थी, 25 पैसे थी, वो 250 रुपये। अब वो उनसे भी लेते हैं, तो उसे जगह टैक्स तो नहीं हम कह सकते। ये जगह टैक्स की कहानी में बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल इतना समझें कि इन्होंने उस पर्ची से आगाज़ किया बुड्ढा गुजर ने, जो मोहम्मद शरीफ अल मारूफ जग्गा गुजर उसके वालिद थे। उन्होंने पर्ची 50 पैसे की शुरू की। उसके बाद यही पर्ची मक्खन गुजर बड़े भाई चलाते रहे। फिर उस वक्त तक ये 100 पैसा, 1 रुपया। बाद में ये पर्ची जग्गा गुजर ने चलानी शुरू की। जो बकरी गुजरेगी, जो बकरा गुजरेगा, जो कोई शख्स जानवर ख़रीद के बाहर जाएगा वो देगा, और वो लेता था जग्गा गुजर। इसका नाम जग्गा गुजर
पढ़ा इसलिए कि ये शख्स, जब मक्खन गुज्जर इसका भाई कत्ल होता है, और वो कहानी थी जब ये सिर्फ 14 साल की उम्र का था। 1954 की बात है। 54 में, 1954 में मक्खन गुज्जर यानी इसके बड़े भाई को कत्ल कर दिया जाता है, और वो कत्ल इस अंदाज का होता है कि इसे वो अपने लिए चैलेंज समझ लेता है। जग्गा गुज्जर 14 साल की उम्र को, नौ उम्र लड़का, उस नौ उम्री में ये फैसला करता है कि मैं अपने भाई के कत्ल का बदला लूँगा, और सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर, 8 दिन के अंदर 2 अफराद को मार देता है। अच्छा, 14 साल का बच्चा जो है 8 दिन में 2 लोगों को मार भी देता है। अपना दावा जो उसने किया कि मैं बदला लूँगा भाई के कत्ल का, वो 2 लोग जो शूटर थे, मक्खन गुज्जर के कत्ल के इल्ज़ाम में नामजद थे, मुकदमा दर्ज था, उन दोनों को मार देता है। ये जेल चला जाता है, गिरफ्तार करते हैं। नवाब ऑफ कालाबाग का दौर था। नवाब ऑफ अमीर मोहम्मद ख़ान नवाब ऑफ कालाबाग, वो नवाब ऑफ कालाबाग की दहशत, खौफ या एहतराम, जो भी नाम दें इसको, वो इस कदर था कि वो गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के, वेस्ट पाकिस्तान गवर्नर थे, लेकिन वो ईस्ट पाकिस्तान में भी इतना दबदबा और रौब उनका था कि कोई शख्स उनका नाम कोई ले तो वो एकदम चौंक जाता था कि नवाब साहब का नाम क्यों ले रहा है। सल्तनत थी पूरी, मियाँ वाली से आगे कालाबाग का मुकाम पे जो चश्मा बिराज और वो सारा कुछ है, वहाँ उनकी सल्तनत थी पूरी। नवाब असद जो हैं आजकल माशाल्लाह, उनके वालिद मोहतरम नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के, गवर्नर हाउस लाहौर में ही था। अब गवर्नर साहब का रोब दबदबा अपनी जगह पे, उनके दौर में ये बदमाशी का आगाज़ था जिसे लाहौरी गैंग, लाहौर नहीं लाहौरी गैंग वॉर कहते थे। ये लाहौरी गैंग वॉर शुरू हुई मक्खन गुज्जर के कत्ल से। 1 हफ्ता गुजरा, उनके भाई ने ये चैलेंज किया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और मैं छोड़ूंगा नहीं जो है उन्होंने कर दिखाया, और ये उसी 1 हफ्ते के दौरान उन्होंने 2 अफराद को मार दिया। और नवाब ऑफ कालाबाग की फ़ोर्स ने, SSP थे हाजी हबीबुर रहमान, जो बाद में IG रिटायर हुए। अच्छा, ये अब 2 हाजी हबीबुर रहमान हैं। एक हाजी हबीबुर रहमान 90s में, 90 से लेकर 2005-4 तक हाजी साहब माशाल्लाह हयात हैं। हाजी हबीबुर रहमान वो SSP भी रहे और IG तक के ओहदे तक पहुँचे, ये कदर मुश्तरक है। हाजी हबीबुर रहमान जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में SP के तौर पे PSP ऑफिसर थे, वो बतौर SSP लाहौर रहे, IG तक गए। वो हाजी हबीबुर रहमान पुराने थे जिन्होंने किताब भी लिखी, और वो किताब जो है उनकी बड़ी पॉपुलर किताब थी, क्या कहना देखा। उन्होंने अपनी किताब में पूरा ये किस्सा लिखा है, सारा लिखा है, ये सारा लिखा है, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें थोड़ा सा ना, आप ये कह दें कि खुदा मग़फ़िरत करे, उन्होंने डंडी मारी, उन्होंने सेंसर कर दिया। सेंसर नहीं किया। जो रिवायती कहानी मैं आपको आज बताऊँ, एहसन शाह के कत्ल में मैंने आपको बताया, ये जो जावेद भट्ट कत्ल हुए उनमें बताया, बालात के कत्ल में हमने ये डिस्कस किया अपने प्रोग्रामों में। हमने नाज़रीन को हमारे याद होगा कि हमने कहा जी पुलिस एक रिवायती कहानी घड़ती है अगर बिल वास्ता पुलिस मुकाबला हो, तो ये बिल वास्ता पुलिस मुकाबला था इसका, गुजर का। इस पे हम बाद में आते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि जग्गा गुजर ने ये बदला लिया अपने भाई के कत्ल का, जेल चला गया। और जेल जब वो गया तो वो उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी कि लाहौर में लाहौरी गैंग वॉर शुरू हुई थी, और इतनी सख्त गैंग वॉर थी कि नवाब साहब, नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद ख़ान ने इसे अपने लिए चैलेंज समझा, और इसने कहा जी कि अगर ये मामला होगा तो बहुत ख़तरनाक होगा। उस दौर में लाहौर की मुजरिमाना ज़िंदगी का एक किरदार था अच्छा शुकर वाला। बहुत कम बदमाश होते थे इस तरह के नामवर गैंगस्टर जिन्हें आप कहते हैं। ये गैंग वॉर इस तरह की जो लाहौर में शुरू हुई थी, वो नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद ख़ान के दौर में हुई। अच्छा शुकर वाला एक अजीब रोल था, करैक्टर था लाहौर की मुजरमाना ज़िंदगी का, तारीख़ का। उसने क्या किया कि उसने अपने पुलिस अफसरों, ब्यूरोक्रेट्स, चौधरियों, नंबरदारों, 60s का तो आप 50s से लेकर 60s का दहाई समझें, इस दहाई में अच्छा शुकर वाला ने अपना नाम पैदा किया ताल्लुकात की बुनियाद पर। और ताल्लुक सबसे ज़्यादा उनका था नवाब ऑफ कालाबाग। उन्होंने अपने ताल्लुकात की रसाई जो है ना, वो गवर्नर हाउस तक भी रखी थी। अब वहाँ नवाब ऑफ कालाबाग की बजाय कोई मोहम्मदीन बैठा होता तो तब भी रसाई थी कि उनके ताल्लुकात अच्छे थे। अच्छा शुकर वाले ने न सिर्फ गवर्नर हाउस तक रसाई हासिल की, बल्कि उन्हें गवर्नर टू, सेकंड टू गवर्नर
दूसरे दर्जे का गवर्नर, नायब गवर्नर, जो नाम दें, वो अच्छा शुक्र वाले को वो हैसियत हासिल थी सरकारी प्रोटोकॉल में। मतलब जो पुलिस का आजकल है ना कुर्बान कंट्रोल, ये कैंट कंट्रोल कहलाता था। कैंट कंट्रोल पे ये मैसेज नशर होता था कि गवर्नर 2 इज रेडी टू गो, रेडी टू मूव। मतलब क्या कि गवर्नर 2 रवाना हो रहे हैं घर से। था वो एक बदमाशी का करैक्टर, तो बदमाशी के करैक्टर को गवर्नर दूसरे नंबर का कहा जाता था। नवाब ऑफ कालाबाग के बारे में ये कहा जाता था कि वो परवरिश करते थे बदमाशों की। ये बिल्कुल गलत बात है। असल हक़ाइक़ क्या हैं ये मुझे हमारे एक रिपोर्टर ने बताए थे, जो हमारे नवाब वक्त के चीफ रिपोर्टर बने मरहूम। वो मरहूम ये बताते हैं कि हमने एक दफ़ा गवर्नर हाउस में बुलाया गया और गवर्नर हाउस में हमें कहा गया, नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर थे मगरबी पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि मैंने आपकी एक शख्स से मुलाकात करवानी है, आप इसे मिले। वो मशरिक अखबार था, नवाब वक्त था, जंग अभी नहीं आया था, लाहौर में कराची से जंग था, कई बड़े बड़े नामवर अखबार थे और वो सारे अखबार में चले गए गवर्नर हाउस में। दरबार हाल अब भी है। दरबार हाल में एक रूनुमाई हुई एक शख्स की, जिसके बारे में गवर्नर साहब ने अलकाब व आदाब के साथ तारुफ करवाया और ये कहा कि इनका नाम अच्छा शुक्र वाला है और ये दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। वो मायूब खाई हुई नज़रों से रिपोर्टर्स कहते हैं हमने देखा कि अच्छा शुक्र वाला तो एक करैक्टर है बदमाशी का, जराइम पेशा जिंदगी से ताल्लुक़ है, नामवर बदमाश है, शहर का नोटोरियस है। तो गवर्नर साहब को क्या ज़रूरत पेश आ गई कि वो तारुफ करा रहे हैं। तो एक रिपोर्टर ने ये कहा, जो इनका ताल्लुक़ मशरिक अखबार से था, खुदा मग़फ़िरत करे मरहूम हो गए, उन्होंने कहा कि नवाब साहब आप संजीदा हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल संजीदा हूँ, मैंने कौन सा मजाक किया आपसे। उन्होंने कहा नवाब साहब ये मैं बता रहा हूँ जो आई विटनेस अकाउंट मुझ तक पहुँचा है, मतलब तारीख़ का हिस्सा है। उन्होंने कहा नवाब साहब ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं ये दोस्त हैं। तो उसने कहा आपको थोड़ा मायूब लग रहा है, ये कोई अचंबा है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अचंबा है, एक बदमाश आपका दोस्त है। उसने कहा फिर आप ये सुन लें मेरी बात, अच्छा शुक्र वाला मेरा दोस्त नहीं, ये मेरा भाई है। अब से भाई बन गए, अब से भाई बन गया। उसने कहा अगर आप इसको हैरानगी से पूछ रहे हैं तो आप दोस्त ने से भाई मेरे भाई समझे। अब नवाब साहब ने कह दिया, अच्छा शुक्र वाला मुलाकात करके बाहर चला गया। वो रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि हमने कहा कि नवाब साहब ये आपकी बदनामी का बाइस बनेगा कल को। उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रिंट मीडिया था ना, उसने कहा कल अखबारात में ये खबर छपेगी और बड़ी नुमायां तौर पे कि नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर मगरबी पाकिस्तान का ये कहना है कि अच्छा शुक्र वाला मेरा भाई है, दोस्त भी नहीं भाई है। उसने कहा इसमें क्या बुरी बात है। अब लोग ये कहते हैं कि नवाब साहब ने बदमाश से हाथ मिला लिया, एक नोटोरियस शख्स को गवर्नर हाउस में पनाह दे दी। तभी ये अखबारों में भी लिखा गया कि सरपरस्ती करते हैं नवाब ऑफ ये कहा नवाब ऑफ कालाबाग मुजरमों की सरपरस्ती करते हैं, जराइम पेशा अफराद। अब जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती नहीं थी। नवाब साहब का जवाब सुने। नवाब ऑफ कालाबाग ने ये जुमला कहा, रिकॉर्ड पे मौजूद है, शहर की तारीख में बहुत सी किताबों में, वाक़यात अखबारात में कॉलम की शक्ल में भी छपे, कराची में भी छपे, ये नहीं सिर्फ लाहौर में छपते थे, वो मगरबी पाकिस्तान था लेकिन वहाँ के कराची के अखबारात में, सिंध में छपते थे। उसमें ये जवाब छपा नवाब साहब का। नवाब साहब ने ये कहा कि मेरे पास 2 रास्ते थे, लाहौर में गैंगवार शुरू हो गई, मैंने भांप लिया कि ख़तरे की घंटी है, खून रेजी शुरू हो सकती है और गली मोहल्ले में खून दिखाई देगा आपको। कराची के वाक़यात में कई दफ़ा कह चुका हूँ, 92-93, 2013 कत्लो गारतगरी, खून रेजी, फिर खून को खून से रोका गया और वहाँ 2 ऑपरेशन 3 करने पड़े, 2 मोहतरमा के दौर में, 1 नवाज शरीफ दौर में। उसी तरह के हालात पैदा होने का खदशा महसूस हुआ। हुक्मरान जो ज़हीन होते हैं वो ये काम करते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ख़तरा की घंटी बजी तो मैंने कहा यार इसको रोको। मेरे पास 2 रास्ते थे, मैं इसको कुचल देता फोर्सेबली, जिस तरह मुश्किल कसी, हाथ पाँव बांधे, जंजीरें पाँव में डाली और ट्रेन के आगे डाल दिया जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने। उन्होंने कहा जी कि ये जुल्म रोकने का तरीका है और खून भाव, जालिमों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाओ, ये एक तरीका था। लेकिन नवाब साहब कहते हैं मैंने दूसरा तरीका अपनाया। मैंने क्या किया, मैंने इनसे कहा कि इससे हाथ मिलाया जाए। फ़ायदा क्या होगा इससे? इस बदमाश से हाथ मिला के इसे मैं कायल करूँगा कि तू ज़्यादती कर रहा है, मैं इसे हमनवा बनाऊँगा अपना और फिर इसको समझाऊँगा कि तू ये न कर,
ताकि कल कोला आने वाला दिन किसी नए अच्छे शुगर वाले को जन्म ना दे। नवाब साहब ने उसे हाथ मिला के मीडिया में तारुफ कराया और ये कहा कि मेरी पॉलिसी बहुत जल्द सही साबित होगी, और बाद में हुई। तारीख ने यह साबित किया कि नवाब साहब ने अच्छा फैसला किया था, अच्छा शुगर वाले से हाथ मिला के। अच्छा, जब गवर्नर हाउस से निकलता है, जाता है, सुबह अखबारात में तस्वीरें छपती हैं, खबरें छपती हैं कि ये हुआ। इस दौरान जेल में होता है जग्गा गुज्जर, जिसको 14 साल की सजा हुई। 14 साल की सजा हुई थी, 14 साल की उम्र में। बहुत कम करैक्टर इस तरह के आए हैं। जेल में वो शख्स अपने, देखें जेल जो है ना, उसका माहौल ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। उस दौर में भी 50s से 60s के दौर में भी इसी तर्ज का था कि वहाँ भी जराइम पनपते थे, परवरिश पाते थे। वहाँ जो ऑलरेडी जराइम पेशा लोग थे मौजूद, वो ये कहते हैं कि भाई तुमने 2 बंदे मार दिए, लेकिन तुम्हें ये मालूम है कि तुम्हारे भाई को, मक्खन गुज्जर को, कत्ल तो इन्होंने किया था जिसको तुमने मार दिया, बदला ले लिया, लेकिन करवाया किसने था? उसने कहा किसने? उसने कहा अच्छा शुगर वाले ने। मकसद क्या था करवाने का? मकसद ये था कि वो चाहता था कि जो आजकल है गैंग ज़्यादा बड़ा मेरा हो, क्योंकि मेरी रसाई गवर्नर हाउस तक भी है। इसने कहा कि ये गैंग वॉर करे जिससे मर्जी, मेरे भाई को क्यों मरवाया इसने? उसे खतरा था कि गुजरों के ख़ानदान में कोई जन्म न ले जाए, जो जगह गुजर पैदा हो गया, जो मुझे चैलेंज करे। तो अच्छा शुगर वाले ने गवर्नर हाउस में बैठकर, गवर्नर हाउस के सहारे पे, गवर्नर हाउस का टाइटल इस्तेमाल करके, जायज़ नाजायज़ तरीके पे जो भी था, इसने जग्गा गुजर का भाई मक्खन गुजर मरवाया। और जब सुंबल नामी शख्स, ये कैदी हवालाती, ये कहता है इसको कि तूने ये काम जो किया है, मोहम्मद शरीफ इसका नाम था, जग्गा गुजर इतना मशहूर नहीं था, उसने कहा शरीफ तूने जो काम किया है ये बहुत दलेरी का काम है, लेकिन कातिल तो असल वो है जिसने मरवाया। इसने कहा जी कि मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि वो गवर्नर हाउस में बैठता है या गवर्नर 2 कहलाता है, नायब गवर्नर कहलाता है, अगर वो शामिल है तो मैं बदला लूँगा। ये तस्दीक करता है जेल में बैठ के। इस बात की तस्दीक होती है कि मक्खन गुज्जर के कत्ल के पीछे अबेटमेंट, वही तारीख दोहरा रही है लाहौर में। आज टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला, बालाज, इनके कत्ल की एहानत जुर्म में टीफी बट गोगी बट शामिल है। उन्होंने कहा कि मक्खन गुज्जर के कत्ल की एहानत जो है वो अच्छा शुगर वाले ने की है। इसने कहा जी मुझे इससे कोई खौफ नहीं है। ये बात तस्दीक होती है। जेल से ये मनसूबाबंदी करता है कि अच्छा शुगर वाले को मरवाऊंगा मैं, और ऐलान करता है जेल में। टोरी कैदी को कहता है, टोरी कैदी होती है रात को, शाम को गिनती से पहले ना एक दो सारे इकट्ठे होते हैं, अपनी अपनी कहानियाँ करते हैं। वो 50s में भी थी, अब 2024 में भी है। वो सारे इकट्ठे हुए, ये तारीख रिवायत दोहरा रही है जेलों की। और इंडिया पाकिस्तान दोनों में है। हमने लास्ट जो शो किया लॉरेंस, उसमें भी तो यही हुआ। आप देखें लॉरेंस के शो में भी लोगों ने प्रेज भी किया है इसको, आपको बहुत ज़्यादा, इस बात पे कि आपने ये बातें जेल की बताई हैं कि कदरे मुश्तरक है पाकिस्तान की जेलों में और इंडिया की जेलों में। मुंबई जेल, महाराष्ट्र जेल, बड़ी बड़ी तिहाड़ जेल, ये सारी जेलों में वही कहानी थी जो सेंट्रल जेल लाहौर में, लांडी जेल में, कैंप जेल लाहौर में, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर जो है, सारे हर जगह इस तरह की कहानी है। अब मैं पुलिस की कहानी आपको बताऊंगा, वो मोरल से मिलती जुलती हैं, जो वहाँ हैं वो यहाँ हैं। इस शख्स ने मनसूबाबंदी की कि मैं अच्छा शुगर वाले को कत्ल करवाऊंगा। जेल में बैठे हुए वहाँ ये गैंग बनाता है। जेल की मुजरमाना ज़िंदगी शहर की आज़ाद ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा भयानक होती है, कहीं ज़्यादा। जेल में वो चंद दिनों में, 1 हफ्ते में बदला लेता है, 1 हफ्ता अगला जो है उस पर तस्दीक करता है, तीसरे हफ्ते में ये कत्ल का मंसूबा बना लेता है कि अच्छा शुगर वाला मेरे हाथ से बचेगा नहीं। और अच्छा शुगर वाले को आप ये ना समझें कि आजकल के दौर का वो कोई गैंगस्टर है। अच्छा शुगर वाला घर से निकलता था प्रोटोकॉल के साथ, गवर्नर हाउस के दरवाजे खुल जाते थे और गवर्नर हाउस में उसके हुक्म को गवर्नर का हुक्म समझा जाता था। गवर्नर हाउस को तो बाद में भी तो देखे ना मजहर तिब्बी ने कैसे यूज़ किया। गवर्नर हाउस तो मेरे ख्याल से यूज़ ही इन्हीं कामों के लिए होता रहा बाद में। देखिए गवर्नर हाउस उस दौर में, अब आपने जहन में रखना है, आज का गवर्नर हाउस सियासी मरकज़ है। वो गवर्नर हाउस लाट साहब कहलाता था। गवर्नर को लाट साहब कहते थे। लाट साहब का दफ्तर, 2 दफ्तर होते थे लाट साहब, एक सिविल सेक्रेटेरिएट और एक गवर्नर हाउस। लाट साहब का दफ्तर, लाट साहब की सवारी, लाट साहब की फैमिली,
गवर्नर 2 का लक़ब जो है ना, कॉल साइन कहते हैं उसको। पुलिस की प्रोटोकॉल ज़बान में जो ग्रीन और ब्लू बुक है, उसके तहत जो गवर्नर 2 है ना, वो गवर्नर 2 कहते हैं गवर्नर की अहलिया को, फैमिली को, बच्चों को, अहले खाना को। गवर्नर 2 का कॉल साइन कौन इस्तेमाल करता था? अच्छा शुक्र वाला। उसके कत्ल की मनसूबाबंदी कहाँ हो रही है? जेल में, जेल के अंदर। अब इसकी संगीनी शिद्दत समझ गए आप कि ये मनसूबाबंदी इसने कर ली, 3 हफ्ते लगे टोटल, कत्ल से लेके आप 20 दिन समझ लें। 20-25 दिन में इसने मनसूबाबंदी की और एक ग्रोह तश्कील दिया। वो पहला उजरती कत्ल था, पहला उजरती कत्ल। मैंने आपसे कहा कि ये तारीख नहीं है जग्गा गुजर। जग्गा गुजर लाहौर का तारीख साज करैक्टर है, जिसने तारीख बनाई है उजरती कातिल की भी, गैंग वॉर की भी, जाली पुलिस मुकाबलों की भी जग्गा गुजर ने बनाई है, इंतकाम के जज्बे की भी। जेल से कैसे ऑपरेट करते हैं, जेल से ऑपरेट करने की कहानी। अयाना जुर्म अबेटमेंट आज बड़ी मशहूर है, 109 दफ़ा 109 अबेटमेंट। ये सारी तारीख जो है, इनकी इब्तदा, इनका आगाज़ जग्गा गुजर की कहानी से होता है। जग्गा गुजर ने क्या हरकत की? उसने वहाँ बैठ के 4 उजरती कातिल हायर किए। उस दौर में एक बताया गया है कि 200 से 400 रुपये रेट था, आज 2 करोड़ है। कितने टाइम्स बदल गए। ये वहाँ मनसूबाबंदी करता है कि अच्छा शुक्र वाले को कत्ल करो। अच्छे की रैकी करती है वो टीम, 5 रुकनी टीम थी, वो रैकी करती है। उनमें एक इनका अजीज़ था गुजर, 4 उजरती कातिल थे। ये भी तारीख दोहरा रही है। कई वाक़यात में 5 ऐसे शामिल हुए हैं जो उजरती कातिल थे 4, और एक जो है ना वो सरप्रस्त था। वो 5 लोगों की एक टीम उसका ताक़ुब करती है, हमला करती है गाड़ी पे, और वो गाड़ी उस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक जो तहकीक की मैंने, 3 पुलिस गाड़ियों की माहियत में जारी होती है, प्रोटोकॉल में उस पर फायर होता है। 2 अफराद मर जाते हैं, जगह पीछे बैठा होता है, वो बच जाता है, ज़ख्मी होता है। 3 गोलियाँ लगती हैं, 2 कंधे पे और 1 हाथ के ऊपर। 3 गोलियों से लगती है, बच जाता है, ज़ख्मी होता है। अच्छा शुक्र वाले को कुछ नहीं होता, वो थोड़ा सा ज़ख्मी है, और 2 साथी उसके फौत हो जाते हैं। गाड़ी उसकी छली हुई थी। ये जब बच जाता है तो लाहौर की तारीख हीरो और विलन को कितना पहचानती है, इस पे आपने गौर करना है। अब जो कहानी शुरू होती है, इस मोहम्मद शरीफ का नाम गुज्जर बरादरी के सरपंच के तौर पे सामने आता है, जिसका वालिद बुड्ढा गुज्जर, भाई मकतूल मक्खन गुज्जर, उसमें से सबसे छोटा द यंगेस्ट वन जग्गा गुज्जर मशहूर होता है, जिसके बारे में अखबारात की जो फ्रंट पेज की जीनत बनती है खबर, वो होती है गुज्जर ख़ानदान के नौजवान ने जेल से अच्छा शुक्र वाले पे हमला करवा दिया, जेल से हमला करवा दिया। जब ये क्राइम के रिपोर्टर जो हैं ये रिपोर्ट करते हैं, तो ये जग्गा गुज्जर का नाम एक हीरो के तौर पे सामने आता है कि अच्छा शुक्र वाले को जो गवर्नर अपना भाई दोस्त कहता है, उसको जो शख्स कत्ल करवा सकता है, हमला करवा सकता है, उसके साथियों को मार सकता है, अपने भाई का कत्ल का बदला ले सकता है, वो कितना बड़ा जुर्रतमंद होगा। पंजाब की तारीख़ इस किस्म के गबरू जवानों के कई हरकत से, उसे आप मनफी लें या मस्बत लें, उनसे भरी पड़ी है। पंजाब का अहले पंजाब जो हैं, पंजाबी जिन्हें कहते हैं, वो गबरू जवान के साथ होते हैं, कमज़ोर के साथी नहीं होते। वो ये समझते हैं कि ये एक बहादुरी की जुर्रत की अलामत है। जग्गा गुज्जर शहर में डंका बज जाता है जग्गा गुज्जर का, हर शख्स जग्गा गुज्जर को प्रेज करता है। ये इसी दौरान नवाब अफ़कालाबाग की हुकूमत ख़त्म होती है और मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर के तौर पे जनरल मूसा खान, जनरल रिटायर्ड मूसा खान, वो बड़े नामवर पैदा, बहुत नामवर थे, वो पैदा होते हैं, वो गवर्नर का मनसब संभाल लेते हैं। इसको रिहाई मिल जाती है। उस दौर में भी सियासी क़िबले देख के नमाज अदा की जाती थी। उस दौर में भी सियासी क़िबला क्या था? गवर्नर और लॉर्ड साहब कौन आ गया? मूसा खान, जनरल मूसा खान। जनरल मूसा खान के दौर में अदालत ने इसकी रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। ये रिहा होता है। जब ये बाहर आता है तो बिला मुबालगा जेल के बाहर 2 से 2,500 लोग इसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं। इसकी बरादरी के, इसकी बरादरी की अपनी जगह पे है। बरादरी इतनी बड़ी नहीं थी गुजर बरादरी। लाहौरिये
जो गबरू जवान के साथ है, मैंने आपसे कहा उनको बुलाता नहीं है। ये जग्गा गुजर ने कौन सी मस्जिद में ऐलान कराए थे? वो दावतनामा भेजा था किसी को कि जी आप मेरे इस्तकबाली जुलूस में शरीक हो जाएं। लोग अपने तहीं ये फैसला करते हैं कि जो शख्स गवर्नर हाउस के मकीन अच्छा शुक्र वाले पर हमला करवा सकता है वो तो बड़ा ज़रूरतमंद आदमी है। वो इसको इस्तकबाल के लिए बाहर आते हैं, जुलूस की शक्ल में लेके आते हैं। हार फूल से लादा इस तरह जाता है कि एक जगह मैंने ये पढ़ा कि मियानी साहब कब्रिस्तान, क्योंकि सामने इसका घर था, मियानी साहब कब्रिस्तान के बाहर 3 फूल फरोश बैठे होते हैं जो कब्रों पे डालने के लिए फूल और हार बेचते हैं, सेरे बेचते हैं। हार सेरे फूल की 3 दुकानों से लोगों ने वो सारे खरीद लिए फूल हार, और 2 कदम पे फासले पे जेल है, और वहां से वो लेके जेल के बाहर चले गए। उनको जनाब हार पहनाए, फूलों से लाद दिया, इस्तकबाली जुलूस बना के घर तक, इस्लामिया पार्क 10-15 मिनट का डिस्टेंस है, वहां तक वो लेके आए, और लाहौर में जग्गा गुजर हो गई। लेकिन इस टाइम पे जो अच्छा शुक्र वाला था उसका क्या बना? देखिए, अच्छा शुक्र वाला जो है ना, उसका किरदार उसी दिन ख़त्म हो गया था जब उस पर हमला हुआ। अमीर मोहम्मद खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी। गवर्नर हाउस से अमीर मोहम्मद खान का निकलना था कि अच्छा शुक्र वाले की हवा निकल गई। गया किधर? पहले तो ज़ख्मी हो गया, इसके हमले में ज़ख्मी हुआ, फिर रिहाई के बाद वो रूपोश हो गया। और रूपोश कैसा हुआ कि उसका नाम ही अखबारात की जीनत नहीं बना, कभी आया ही नहीं कि अच्छा शुक्र वाला नाम का कोई करैक्टर था या है। नवाब ऑफ कालाबाग के जाते ही नए गवर्नर साहब आए, जनरल मूसा साहब। जनरल मूसा साहब ने भी भांप लिया कि लाहौर में किसी वक्त भी कोई मामला ख़राब हो सकता है। उस वक्त जनरल मूसा खान के दौर में चीफ सेक्रेटरी बड़े नामवर लोग थे, ब्यूरोक्रेट, पुलिस अफसरान। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी थे SI हक, उस दौर में मगरबी पाकिस्तान के। मियाँ बशीर साहब IG पुलिस थे, पुलिस पंजाब पुलिस के सरबराह थे, मगरबी पाकिस्तान पुलिस के। कमिश्नर लाहौर मुख्तार मसूद बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट थे, अब तक जिंदा रहे आखिरी दिनों तक। वो मुख्तार मसूद साहब मौजूद थे। SSP लाहौर थे हाजी हबीबुल-उमान, पुराने वाले, आप उन्हें हाजी हबीबुल-उमान 1 समझ लें। हाजी हबीबुल-उमान 1 SSP थे जो बाद में IG के मनसब से रिटायर हुए। अब दूसरे तो माशाल्लाह हयात हैं, खुदा उनको ज़िंदगी करे, और मजहबी शख्सियत हैं बड़ी। वो CCPO पेशावर रहे हैं, IG रहे हैं 3-4 मुकामात पे, एडिशनल IG भी रहे। लाहौर के SSP अब 90s में आए थे, वो दूसरे हैं, हाजी हबीबुल-उमान 2 समझ लें। हाजी हबीबुल-उमान 1 जो हैं वो रहते थे GOR में, एकमन रोड पे। अब भी SSP हाउस रहा है बड़े अरसा तक, 14 एकमन रोड, 11 एकमन रोड राना मकबूल साहब रहते थे। 11 एकमन रोड पे राना मकबूल साहब खुदा मग़फ़िरत कभी फौत हो गए, जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे। वो बतौर IG सिंध भी थे जब वो तैयारा लैंड किया मियां नवाज शरीफ का, और जो फटा पड़ गया जनरल साहब से उनका, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब के दौर में। तो ये राना मकबूल साहब या उस तरह के मुख्तार मसूद, SI हक, ये सारे के सारे लोग बड़े नामवर होते थे। ये IG साहब जो है ना, उनको बुलाते हैं, एक इजलास करते हैं गवर्नर हाउस में, जनरल मूसा साहब। उसमें होता क्या है? उसमें देखें, कराची में नहीं, जिस तरह गवर्नर हाउस में हुआ था इजलास, शुएब शडल बिल्कुल, जब कराची में थे DIG, उनको कहने पे उन्होंने कहा था कि जनाब ये हालात ख़राब हैं, गैंगवार को कंट्रोल करें। तो और शुएब शडल तो खिलाफ थे पुलिस मुकाबलों के ना, उन्होंने शुरू में कहा था ये मुकाबले नहीं होने चाहिए। मैं इससे शिगरी साहब IG थे, अफजल शिगरी, उन्होंने भी इनकार किया था जाली पुलिस मुकाबलों से। ये पाकिस्तान की तारीख में प्लान्ड, आप जाली एनकाउंटर ना कहें, प्लान्ड एनकाउंटर। वो कहते हैं कि हम शहर को अमन फराहम करने के लिए, हम लाहौरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से, खूनरेज़ी को रोकने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ अमन आमा के तहत हम जो है ना, ये ऐसा इख्तियार हमारा वो हम इस्तेमाल करेंगे जो इस सरज़मीन लाहौर को जराइम पेशा से पाक कर देगा। और पुलिस मुकाबलों की इजाज़त दे दी।
पुलिस मुकाबलों की इजाज़त अभी नहीं हुई। इजलास होता है, इजलास में डिस्कशन करते हैं। मियाँ बशीर साहब से वो कहते हैं, आईजी से पुलिस के जनरल साहब, कि भाई ये खून रोको। मैंने आपसे कहा कराची में खून की नदी जो बह रही थी उसको रोकने के लिए खून की दीवार खड़ी कर दी गई, मज़ीद खून बहाया गया। तो यही फार्मूला यहाँ अपनाया जाता है 60s में कि भाई अब ये जो खून बह रहा है ये खुदा ना खास्ता बढ़ ना जाए, बाहर आ गया, एक बड़ा अदालती हुक्म के तहत आया जिसका नाम जग्गा गुजर है। कहीं ये ना हो कि ये अच्छा शुक्र वाला वर्सेस जग्गा गुजर, गुजर वर्सेस कश्मीरी, कश्मीरी वर्सेस अराई, ये कोई नई जंग शुरू हो जाए लाहौर में। तो इनको अमन फराहम करने के लिए, इस जंग को रोकने के लिए हमको काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ हुंडा एक्ट लगा है पहली बार। अब इस दौरान आप ये समझ लें कि इत्तलात ये पनप रही थी, परवरिश पा रही थी, मिल रही थी कि बक्कर मंडी में जो 25, 30, 50 पैसे तक पर्ची गई मक्खन गुजर की, उसके बाद बुड्ढा गुजर की, वो शरीफ गुजर के हाथ में आ गई। और शरीफ गुजर का नाम जो है, जो आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब दे रहा हूँ, वो जग्गा गुजर पड़ गया है रिहाई के बाद। तो वो जो जग्गा गुजर है जो टैक्स वसूल करेगा, वो 5 रुपए है, 10 रुपए है, फी बकरी उसने 1 रुपया रख दिया। 1 रुपये 50 तक पैसे था, 1 रुपया किया, 5 रुपये तक चला गया। उसने कहा 1 रुपये फी पर्ची, फी बकरी, फी बकरा, 5 रुपये फी गाय भैंस। ये रेट मुकर्रर हो गया, उसका नाम पड़ गया उस टैक्स का जग्गा टैक्स। और जग्गा गुजर को तो उस टाइम पे जग्गा बादशाह भी कहते थे। अब इसका भी एक वाकया सुन लें। ये जो चीफ सेक्रेटरी थे उस वक्त, बड़े नंबर थे, मैंने आपको बताया SI हक, जो उस वक्त जनरल मूसा साहब के दौर में DCI फतेह खान बंदयाल थे। ये वही हैं जिनकी फैमिली की ख़ानदान की बंदयाल ट्रांसपोर्ट है आजकल। फारूक बंदयाल जो शमीमरा केस था, बड़ा मशहूर केस था अदाकारा वाला, उसमें फारूक बंदयाल, ये वही ख़ानदान था। फतेह खान बंदयाल डिप्टी कमिश्नर थे। ये GOR 3 शादमान में है, अब भी है, ये वहाँ रहते थे। और GOR 1 एकमन रोड, मैंने आपको बताया, वहाँ SSP रहते थे। ये करीब करीब ही है, 2-2.5 मिनट का एक फासला। अब तो अंडरपास बन गया है, सिर्फ अंडरपास दरम्यान में, शाहजमाल और शादमान। ये शादमान के राइट साइड पे वही गली जो इस्लामिया पार्क से आती है, इस गुजर हाउस से। गुजर हाउस बड़ा मशहूर है इसका, जग्गा गुजर का। गुजर हाउस से गली सीधी आती है, वहाँ अब एक मॉडल बाज़ार है नाले के साथ साथ। क्रिसेंट डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार से मुत्तसिल क्रिसेंट स्कूल की दीवार, और उन दीवारों के दरमियान में अब एक मॉडल बाज़ार है, शादमान मॉडल बाज़ार। उस दौर में 50 से लेके 65 तक, ये वॉर तक रहा है। वो वार के बाद को 10-12 साल बंद रहा। वॉर तक 65 की जो जंगे आज़ादी जिसे कहते हैं, जंग थी जो 65 की जंगी 65, वो पाक भारत जंग तक वो बाज़ार जारी रहा। उसे बाज़ार को शादमान बाज़ार कहते थे। फतेह खान बंदयाल बतौर डिप्टी कमिश्नर, सामने घर था, बिल्कुल अब भी है, GOR 3 सामने है बिल्कुल। वहाँ से वो उठ के सब्ज़ी सौदा लेने आए एक बाहर दुकानदार के पास। रेडी टाइप दुकान थी, आरती दुकानें जो होती हैं अब भी सजी हुई हैं, अब तो खैर हट्स बन गए, वो हट्स के बगैर थी। वो हमारा एक फ़ोटोग्राफ़र ये सारा वाक़या सुनाता है, और वो कहता है, मैं ऐनी शाहिद हूँ, खुदा मक़फ़रत करे, वो फौत हो गए बेचारे, अख्तर शाह साहब। वो कहते हैं कि ये बंदयाल साहब आए बाहर, और बंदयाल साहब सौदा वो ख़रीदने लगे। एक गाड़ी आके रुकी, बड़ी गाड़ी डाला टाइप, वो रुकी। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो जग्गा गुजर था, इसका 6.5-7 फुट कद था, वजीह सुर्खों सफ़ेद चेहरा था, और इसकी एक बात जहन में रखें, ये सोने की अंगूठियाँ पहनता था, बहुत शौकीन था। सोने का दांत भी था इसका, सोना का दांत भी था, सोने की अंगूठियाँ पहनता था, और बाज़ औक़ात कड़े भी पहनता था। जेल में इसके बारे में जो जेलर थे उस वक्त के, वो ये कहते हैं कड़ा भी सोने का पहनता था, सोने का शौकीन था। वो शख्स उतरा, DC साहब कहते हैं, बंदयाल जैसा बड़ा DC, वो कहता है कि मुझे उसने ख़त्म हो गया, मुझे भूल गया वो कि मैं खड़ा हूँ ना, मैंने तारुफ किया, उसे क्या पता DC कौन है। उन्होंने कहा जो भी हो। वो शख्स उतरा, पहले दुकानदार ने उसको सलूट किया, सलाम किया,
बादशाह साहब की हाल ने ठीक ठाक पंजाबी में कहा, बादशाह साहब की हाल है? उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल खरीद। 2 लड़के उतरे, उन्होंने कहा जी बादशाह हुक्म। उन्होंने बादशाह कहते थे, आपने कहा ना किंग कहते थे, वो किंग ऑफ लाहौर था, शरीफ लाहौरिया, शरीफ गुज्जर, जग्गा गुज्जर, जो मर्जी कहें, लेकिन किंग ऑफ लाहौर के नाम से मशहूर था वो, बादशाह सलामत लाहौर का। उसने कहा कि सेब की 2 पेटियाँ, 2 पेटियाँ अंगूर की, 2 फलां 2 फलां। उसने सारा कुछ जो कहा था वो रखा, और साथ 4, उस दौर में शरबत की बोतलें भी ये बेचते थे, फल वाले, वो सजी होती थी। उसने नहीं मांगी, उस बादशाह सलामत ने ये नहीं मांगी, उसने 4 बोतलें भी अपनी तरफ से उसमें रखी। 1 रुपया ना उस शख्स ने दिया ना दुकानदार ने मांगा, और रख के चला गया। जब वो चला गया तो बिंदयाल साहब ये कहते हैं, मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप लाहौरिया नहीं हो? उसने कहा सामने मेरा घर है। उसने कहा आप चंगे लाहौर के, आपको नहीं पता ये लाहौर का बादशाह है? उसने कहा कौन बादशाह? अब लोग तो बादशाह डीसी को कहते थे, अगर डिप्टी कमिश्नर उसे दिल में सोचा होगा बिंदयाल साहब ने कि बादशाह तो मैं हूँ, ये कहाँ से बादशाह आ गया नया मेरे शहर में? मतलब स्टेट विद इन द स्टेट नहीं आ गई ना, एक नया बादशाह पैदा हो गया लाहौर में। उसने कहा क्या नाम है इसका? उसने कहा सर ये जग्गा गुज्जर है। जब उसने नाम जिस ताज़ीम और एहतराम से लिया, 2-3 किताबों में लिखा है, अहमद अकील रूबी की किताब में, और ये खुद ये जो थे SSP आजी भी क्या ना देखा इसमें लिखा हुआ है? इसमें भी लिखा है। नहीं, अहमद अकील रूबी ने बाद में तहकीक की, जो उनका अपना रिसाला था आतिश शाह, उसमें मुनीर अहमद मुनीर ने लिखा। चट्टान में कहानी छपी पूरी की पूरी शोरश कश्मीरी के रिसाले में, ये सारी मैंने पढ़ी हैं। इनमें फ़तेह खान बंदयाल ने बड़ी हैरान कुन हसरत से ये पूछा, हैरान कुन हसरत से, कि भाई ये कौन सा बादशाह है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया? उसने कहा आपको नहीं पता, अभी ये जेल से रहा हुआ है, इसके इस्तकबाल। उन्होंने कहा अच्छा ये कौन है? उन्होंने कहा ये फलां, ये थाना मुजंग की हदूद में आता था, अब ये इछरा थाने की हदूद में, कुछ शादमान में कुछ इछरा में। उसने कहा अच्छा ये बादशाह है? उसने कहा बादशाह। उसने कहा तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? उसने कहा सर ये तो इनकी मेहरबानी है कि हमारे पास आए हैं, 1000 दुकान रास्ते में आती, वहाँ कहीं रोक के ले लेते। ये तो इसने मुझ पर बड़ा एहसान किया है, इस बादशाह ने मुझ पर, कि मुझे एजाज़ बख्शा है, रौनक बख्शी है मेरी दुकान को। उसने कहा अच्छा, ये लिखा है किताबों में कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सौदा नहीं ख़रीदा, अपने घर सामने घर था GOR 3 में, वहाँ सरकारी रहायशगाह, वहाँ नहीं गए, ये वहाँ से सीधे मुजंग थाने गए। अच्छा ये थाने की बात करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने आपसे पूछनी है, ये इज्जत थी या डर था उसका? देखिए खौफ होता है 2 तरह का, एक एहतराम का और एक डंडे का। ये भी तो कहते हैं कि रॉबिन हुड था लाहौर का। ये बात की बात है, ये बात ठीक है कि वो जो जगह टैक्स लेता था, जो बकर मंडी की कमाई थी, उसमें वो गरीब नादार और मुस्तकीन का हिस्सा रखता था। हर किताब में इस बात को तस्लीम किया गया। जेल के सुपरडेंट ने मुझे ये बात बताई, रिटायर्ड, अभी तक जिंदा है, वो ये कहते हैं कि मैंने जेल के अंदर से जो उस तक भत्ता आता था या खाना आता था, जो कुछ भी आता था उसको, या लोग उसको एडमायर करके भेजते थे, जो भी था उसकी पजीराई थी, जो कुछ भी आता था उसमें से भी हिस्सा उसको भेजता था। और ये कहता था कि जेल के मुलाजमीन जो गरीब हैं, साहिब इस्तात नहीं हैं, उनको दे दो, बाहर गुरबा में तकसीम कर दो। उस वक्त भी 50 से 60s के एंड तक, जब तक वो ज़िंदा रहा, उसका दस्तरखान चलता था। ये बात अलग है, लेकिन इतनी बात आप समझें कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इस बात को अपने लिए चैलेंज समझा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का बादशाह है और मैं ही DC हूँ, तो उन्हें तो शायद ये शक पड़ गया होगा कि पता नहीं मैं DC सही हूँ जाली हूँ। खुद भी बंदा मशकूक हुए थे ना। वो फौरी तौर पे थाने मुजंग चले गए, गाड़ी उन्होंने अपनी निकाली, सरकारी गाड़ी, मुजंग थाने चले गए। मुजंग थाने जाके उन्होंने बताया कि मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर। लोग डर गए। जो बाहर मुंशी जिसे आप कहते हैं, ड्यूटी अफसर कहते हैं, उसे उस दौर में मुहर्रर नाइब मुहर्रर करते थे। एक नाइब मुहर्रर था इकबाल, मुझे अब तक नाम भी याद है, जो तारीख़ में लिखा है। इकबाल नामी नाइब मुहर्रर ने उनको सैल्यूट किया और कहता मैं साहब को बुलाता हूँ। वो साहब अपने कमरे में थे, SHO साहब, उनको बुला के वो ले आया सारे शाम, मगरिब से पहले का वक्त। उसने सैल्यूट किया। डिप्टी साहब खैरियत सर क्या हुआ? उसने कहा भाई मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाने आया हूँ कि तुम्हारे यहाँ बदमाशी का ये राज है कि एक बदमाश शख्स एक गरीब शख्स से बज़ोरे गन, बंदूक की नोक पे था ना, बंदूकें उसे लटकाई हुई थी उसे गन मैन ने,
बंदूक की नोक पे भत्ता ले गया। उसने कहा कैसा भत्ता सर? उन्होंने कहा वो भत्ता ले गया, वहाँ से 4 बोतलें 4 पेटियाँ वो फलां ये। उसने कहा सर ये आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा भाई वो अपने आप को लाहौर का बादशाह कहता है। कहता किस तरह का बादशाह? उन्होंने कहा किंग ऑफ लाहौर। उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा डीसी साहब, किसने बताया? उन्होंने कहा भाई मैंने तो आंखों से देखा है। उन्होंने कहा सर ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा सर हुआ है, अभी चलो सर आप मेरे। उन्हें गाड़ी में बैठाया डीसी साहब ने, बंदयाल साहब आगे उस दुकान पे, और दुकान पे आगे उसने देखा SHO साहब बावर्दी है। उसने सलूट मारा और SHO के बकौल SHO ने तारुफ कराया कि जनाब ये डिप्टी कमिश्नर लाहौर है, हमारे बॉस हैं। उस दुकानदार अच्छा वैसा बात। मैंने कहा भाई वो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास डीसी साहब कह रहे हैं, बंदयाल साहब, कि तुम्हारे पास वो शख्स आया था लाहौर का बादशाह, वो जो बोतलें और वो ले गया, पैसे नहीं दे गया। उन्होंने कहा मेरे पास तो नहीं आया। अच्छा मुकर गया? उन्होंने कहा भाई अभी तो उन्होंने कहा आधा घंटा नहीं गुजरा। उन्होंने कहा सर आपको गलतफहमी हुई है, कोई और दुकान होगी। उसने कहा भाई मैं तो जानता, मैं तो सौदा ले। उसने कहा नहीं आप तो आई नहीं मेरे पास। उसने कहा भाई वो जो गाड़ी रुकी थी वो गनमैन उतरे थे, वो लंबा सा एक शख्स था जिस तूने सलूट मारा, और तूने कहा कि ये आप जानते नहीं लाहौर के बादशाह। उन्होंने कहा सर ये आपको गलतफहमी हो रही, मैंने तो कहा ही नहीं। SHO ने कहा भाई सही सी बात था। अब डीसी साहब समझ तो गए कि ये SHO की और मेरे रोब दबदबे की वजह से कि शहर की इंसामिया है, वो कबूल नहीं करेगा। तो उसने SHO ने कहा भाई सही सी बात था। उसने कहा सर सही बात तो ये है कि किसी की जुर्रत है किसी की, और साथ उस लफ्ज़ हरामजादा कहा, किसी हरामजादे की जुर्रत है कि मुझसे मुफ्त सौदा ले जाए वो। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब डीसी साहब वहाँ से उठे, गाड़ी में बैठे, SHO को उतारा, और उतार के सीधे वो घर नहीं फिर गए दोबारा, और सीधे GOR में चले गए। SSP हाजी बिबुल-उमान SSP लाहौर, एक SSP था, अब तो 30 SSP होते हैं, एक SSP लाहौर था। और 25 थाने थे उस टाइम? 25 से 26 थाने थे, 4 चौकियाँ थी लाहौर की। 26 थाने थे, 30 टोटल है, 4 चौकी होती है, सब पुलिस स्टेशन उस के मातहत जो फारफलंग एरिया होता है, दूर का इलाका होता है, वहाँ चौकी कायम कर देते। रिवाज गार्डन में सांदे की चौकी थी। वो SSP को कहते हैं कि SSP साहब बड़े दुख की बात है कि मैं लाहौर का बादशाह हूँ कि नहीं हूँ। उन्होंने कहा सर आपको कुछ शुबा है अपने ऊपर? आप तशरीफ़ लाएँ, आप खाना खाएँ, चाय पिएँ, मेरा घर है, सरकारी घर है, शाम का वक्त। उन्होंने कहा मगरबी पाकिस्तान का शहर है लाहौर, दारुल खलाफा है, बागों का, बागीचों का और कॉलेजों का शहर है। इस शहर में आज मैं अपने आप को लावारिस समझ रहा हूँ। देखा वो कैसे? मैंने कहा कि आप खैरियत से हैं, क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई डीसी साहब? अब आपको पता है कि SSP लाहौर की तवील अरसे तक ACR एनुअल जो सबसे अहम बात होती है, ये जो सीक्रेट रिपोर्ट है, वो जो उनकी तरक्की के लिए ज़रूरी होती है, वो रिपोर्ट भी DC लिखता था। अब नहीं लिखता, पहले लिखता था। वो जिसने रिपोर्ट लिखनी है वो अपने मातहत समझ ले उसका SSP, उसको ये कह रहा है कि वो शहर जो अमन का गहवारा था, बागों, बागीचों, कॉलेजेस और सकाफ़त का गढ़ था, मरकज़ था, वहाँ मैंने एक वाक़या देखा है कि एक बदमाश अपने आप को बादशाह कहता है, कहलाता है, और वो भत्ता लेता है। देखें आप इन द शेप ऑफ कॉइन लें या इन द शेप ऑफ काइंड लें, बात तो एक जैसी है ना। आपने पैसे देने थे, नहीं दिए, बदमाशी के जोर पे गन, बजोरे बंदूक आप ले गए। तो ये सारा वाक़या जब उन्होंने सुनाया, उसने कहा ये हम सबके लिए चैलेंज है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और हम इसको छोड़ेंगे नहीं। और उन्हीं दिनों में DC की एक अदालत के बाहर एक हथकड़ी लगे मुलजिम को गोली मार दी थी। उसके बाद ये एक्शन स्टार्ट हुआ। ये भी एक चैलेंज था पुलिस के लिए, लेकिन छोटे दर्जे का था, मामूली। गैंग वॉर स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, अब ये इसलिए देखिए, मैंने आपसे कहा कि जनरल मूसा खान ने भांपा, चीफ सेक्रेटरी ने भांप लिया, डिप्टी कमिश्नर ने भांप लिया, SSP लाहौर तो फोर्स के आदमी थे, उनको तो पता ही था इस बात का। उन्होंने ये जो वाक़या हुआ था ना, हथकड़ी लगे शख्स को उसके मुखालफों ने कत्ल कर दिया, ये भी पुलिस के लिए चैलेंज बन गया, गुंडा एक्ट लग गया। और उन्होंने कहा अब ये इसको देखें, ये बाहर 1968 में आ जाता है और 6 या 7 माह ये ज़िंदा रहता है, और 3 जुलाई 1968, और 6-7 माह समझ लें, 6-7 माह की ज़िंदगी इस जग्गा गुजर की इतनी ख़तरनाक थी कि पुलिस, इंतज़ामिया, हुकूमत, 3 इदारे समझ लें, ये तीनों इदारे सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि लाहौर को अगर अमन का गहवारा बनाना है, ये बहाल करना है इसका अमन,
तो बदमाशी से निजात हासिल करना होगी, और बदमाशों की एक फहरिस्त तैयार होती है जिसमें 82 नाम किन लोगों के थे जो कत्ल, डकैती, चोरी, भत्ताखोरी, और उसमें चौथे दर्जे का लफ्ज़ लिखा है जग्गा टैक्स। चौथा, उस फहरिस्त में चौथा लफ्ज़ क्या है? जग्गा टैक्स। यानी ये एस्टेब्लिश हो गया कि मोहम्मद शरीफ अल मारूफ जग्गा गुजर जो टैक्स लेता है उसका नाम ही जग्गा टैक्स है। 4, 5वां जुआ यानी कुमारबाजी, और 6ठा सट्टेबाजी। 6 तरह के लोग जराइम पेशा करार दिए गए। 82 अफराद की फहरिस्त बनी। 82 में तीसरा नाम इसका था, लेकिन इससे पहले दूसरा नाम अच्छा शुक्र वाले का भी था। इनके खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ हो गया, और इसे पता भी चल गया कि ऑपरेशन होने लगा। इसे पता था। आज जिस तरह शूट एट साइट, देखते ही गोली मारने का हुक्म, जाली पुलिस मुकाबले, इनडायरेक्ट पुलिस मुकाबले, साथी छुड़ाने आए थे, नामालूम लोग थे, अली रज़ा शाह आ गया था एहसन शाह को छुड़ाने के लिए, इस तरह की कहानियाँ मंजर आम पे आने लगीं, अखबारात की जीनत बनने लगी। हाजी हबीबुर रहमान साबिक़ IG SSP 1, जिसे मैंने कहा, SSP 1 अपने दफ्तर में बैठे थे। उनका गनमैन एक चिट लेके आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है। एक चिट लेके आता है, वो चिट पढ़ते हैं, मोहम्मद शरीफ अल मारूफ जग्गा गुजर। वो चिट पढ़ते हैं, उसके बाद बुलाओ। गनमैन उनका अर्दली ले आता है, उसको लाता है। जब लेके आता है, अंदर बैठता है, उसके बैठे उसके लिए चाय मंगाते हैं। हाई साहब अपनी किताब में मुझे इख्तलाफ है 2-3 अब्वाब से। 2-3 बाब ऐसे हैं जो रिवायती कहानी है, लेकिन वो ये लिखते हैं कि अपने आबीती में कि मैंने वो चिट पढ़ी, बुला लिया, चाय पेश की, पूछा खैर से आए हो? उसने कहा सर, हाथ जोड़ दिए। जुमला सुने, पहलवान, शहरदार, डेरेदार लाहौरी का जुमला इस्तेमाल करते थे। उसने गुफ्तगू का आगाज़ किया, मोतियों वालों। अच्छा, मोतियां वाले हो। मोतियां वाले पंजाबी में कहते हैं अलकाब व आदाब की इंतहा, कि खुदा आपको ताज बरतानिया से नवाज दे, ये समझ ले आप, और मोतियां आप पे मोती रख दे। मोतियां वाले हो। उन्होंने कहा जी मैं गलती कोताही माफ़ कर दें, मुझे आपने जाली पुलिस मुकाबले में मारने का हुक्म जारी किया है मेरे बारे में। उसने कहा फिर? उसने कहा आप जो कहेंगे मैं वो तस्लीम करूँगा, सारी उम्र आपकी मुलाजमत करूँगा, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे, इस फहरिस्त से मेरा नाम निकाल दें। उसने कहा कि मैं सारी बातें आपकी सुनूंगा, पहले बात कर लो, जवाब मैं फिर दूंगा। उन्होंने कहा जी कि मैं पुलिस का मुखबिर बन के काम करने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कैसी मुखबरी करोगे? उन्होंने कहा जो आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे मैं करूँगा। उसने कहा ठीक। उन्होंने कहा जी ये कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, मैं मेरिट पे काम करने वाला हूँ, मेरे बारे में आपको पूछ लो बाहर से। बहुत अपराइट आदमी थे, बड़े अबव बोर्ड और जरूरतमंद भी थे। उन्होंने कहा मैं ये नाम नहीं निकाल सकता, आप अपने किरदार से, सोसाइटी में अपने रोल से ये साबित करो कि आप शरीफ हो गए हो। आप ताइब हो जाओ, तौबा कर लो, सरेंडर कर दो, कानून आपका नाम खुद ही निकाल देगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिफारिश क्यों करते हो? वो कहते ओके, ख़त्म होगी बात। जब वो गुफ्तगू से काबू नहीं आए तो उसने 2 बातें की, पेशकश की, ऑफर्स। अगर ये ऑफर कबूल कर ली जाती ना तो तारीख का हिस्सा ना बनती। कितने ही अफसरों को क्या जो है ऑफर्स की गई होंगी, सारी पेशकशें उन्होंने कबूल की, तब उन्होंने जिक्र नहीं किया, और जिसने कबूल नहीं की, इनकार की, उसने लिख दिया। ये आली ज़रफ़ी होती है। इन्होंने अपनी किताब में, हाजी साहब ने लिखा, हबीबुर रहमान 1 ने, कि मैंने जब इनकार किया तो उसने मुझ पर दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। उसने कहा अगर आप हुक्म करें, लाहौर की जो बिल्डिंग, कमर्शियल जो घर आपको पसंद है वो आपके नाम मुंतकिल करवा देता हूँ। आप कहें तो मैं अभी यहीं बैठे बैठे आपका जितना बड़ा उनका SSP ऑफिस जो है ना, वो आजकल के SSP दफातर जैसा नहीं था, वो तकरीबन 1.5 फरलांग का दफ्तर था, लंबा। उसने कहा मैं सारा दफ्तर मालो ज़र से भर देता हूँ, आप कहें
तो मैं किलो के हिसाब से सोना आपको फराहम कर देता हूँ। वो नहीं माने। उसने कहा भाई कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मेरा गुजारा तनख्वाह में होता है। आप जुमला देखें कितना ज़बरदस्त बात, ये गुफ्तगू का मज़ा लें। उन्होंने कहा भाई तू एक वो मुल्जिम है जिसका नाम एक सरकारी फहरिस्त में शामिल है। मैं एक पाई लेने का रवादार नहीं, मुझे जो सरकार तनख्वाह देती है उससे मेरा गुजर बसर औकात अच्छा होता है, और मुझे सरकारी घर भी मिला हुआ है, सरकारी दफ्तर भी मिला हुआ है, सरकारी गाड़ी भी है, सरकारी मुलाजिम भी हैं, मैं क्यों ऐसा करूँगा। वो भी पेशकश रद्द हो गई, एक नई पेशकश की। उसने कहा अगर आप कहें, एसएसपी साहब कहता था, साहब बहादुर मोतियां वाले हो, अगर आप कहें तो मेरे ताल्लुकात पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में, मैंने आपको कितने करैक्टर बताए हैं, हर एक का कहीं ना कहीं फ़िल्म की इंडस्ट्री से ताल्लुक़ ज़रूर था। वो बॉलीवुड का है, वो हॉलीवुड का है, हॉलीवुड कहीं का, उन्होंने कहीं का भी हो, आप फनकारा पे नाम रखें, मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। और विलिंगली वो खातून डांसर, रक्कासा, गुलूकारा, अदाकारा जो कहें वो आ जाएगी, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ये आखिरी पेशकश थी जिसको एसएसपी साहब ने बड़े तहम्मुल, अच्छा वो कहते बुला के पुलिस वालों को कि पकड़ लो इसको, हरामज़ादा मुझे पेशकशें कर रहा है, बंद कर दो इसको हवालात में। उस दौर के अफसरान दानिश्वर थे, दानिशमंद थे। वो ऐसा नहीं करते थे कि जज्बात में फैसला कर दें कि यार इसकी जरूरत कैसी कि मुझे आगे ये कह रहा है। उन्होंने कहा भाई आप तशरीफ़ ले जाएं, अपने घर में बसर औकात करें, अपने हालात ठीक करें, अपने मामला ठीक करें, कानून खुद आपको छोड़ देगा। उन्होंने उसको घर भेज दिया, वो घर चला गया। लेकिन उसको ये यकीन हो गया कि ये शख्स मुझे छोड़ेगा नहीं। वहाँ से वो सीधा गाड़ी पे, अपनी बड़ी अमीर दौलतमंद शख्स था, वो सीधा कश्मीर चला जाता है, मकबूजा कश्मीर, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर, वहाँ चला जाता है अपने आप को महफूज तर बनाने के लिए कि मेरी इस गैंग वॉर से जान छूट जाए और मैं कहीं शिकार ना हो जाऊँ पुलिस का। वो वहाँ चला जाता है। एसएसपी लाहौर हाजी हबीबुर रहमान, आईजी, चीफ सेक्रेटरी सारे मिलके गवर्नर हाउस जाते हैं। वहाँ जाके गवर्नर साहब को ये वाक़या सुनाते हैं, ये दूसरा इजलास है, और ये वाक़या सुनाते हैं कि ये मामला, गवर्नर साहब बरहम होते हैं। वो कहते हैं एसएसपी लाहौर तुम नाअहल हो, कमज़ोर हो, जुर्रत से आ रही हो, तुम गैंग वार को कंट्रोल नहीं कर सके। मैंने तुम्हें कहा था ये शख्स बाहर आया है जेल से, ख़तरनाक होगा, अगर उस वक्त तुम गुंडा एक्ट लगा के इसको पकड़ लेते। एसएसपी साहब कहते हैं कि ये ज़्यादा ख़तरनाक होता, मैं जेल से अदालती हुक्म के तहत जो रिहाई हुई थी उसके बाद इसको गिरफ़्तार करता तो वो अनलॉफुल एक्ट होता और ये मावरा अदालत करार पाता। मैंने इसलिए उसको नहीं पकड़ा, लेकिन आप मुझे सिर्फ 2 माह दे दें। गवर्नर से कौन कह रहा है? लाहौर का पुलिस चीफ, गवर्नर मगरबी पाकिस्तान, जनरल रिटायर्ड मूसा खान, ताकतवर गवर्नर, उसे ये कहता है। और मूसा खान कौन? जो नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान के बाद उस मसनद गवर्नरी पे बैठा है। उसे कहता है कि भाई मैं 2 माह मुझे दें, मैं ये मामला ठीक कर दूंगा। 2 माह उनको मिल जाते हैं। 1 लाख रुपया फंड मिलता है। काहे का? गुंडा एक्ट के निफाज का। लोग ये कहते हैं कि ये 1 लाख रुपया पुलिस को दिया गया इसलिए कि जाली पुलिस मुकाबलों का आगाज़ हो चुके। एक मौक़िफ़ बयानिया है। आप कहें जाली पुलिस मुकाबलों के लिए दिया गया, अमन के क़याम की खातिर दिया गया, लाहौरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर, पुलिस की वेलफेयर के लिए, एसएसपी लाहौर के हाथ मजबूत करने के, जो मर्जी कहें। इसे तारीख़ में मुख्तलिफ नाम दिए गए, लेकिन ये तारीख़ आज भी ज़िंदा है कि 1 लाख रुपए का फ़ंड लेके लाहौर पुलिस के सरबराह अपने दफ्तर गए और 5 मिनट से पहले सारे पुलिस अफसरों को हाज़िर किया और उनसे कहा कि अब कोई बदमाश बचने ना पाए। ये लाहौर पुलिस की तारीख़ में मनसूबाबंद पुलिस मुकाबले, मैं जाली नहीं कह रहा, मनसूबाबंद पुलिस मुकाबलों की इब्तिदा है। देखिए ये कोऑर्डिनेशन की इंतहा है कि कोई काम डिप्टी कमिश्नर की मर्ज़ी के बगैर, भले वो पुलिस, इंसानी जान का मसला है ना,
भले वो पुलिस मुकाबला हो जिसमें अदालत भी पकड़ सकती है आपको, अदलिया भी तो काबू कर सकती है ना, जुडिशियल इंक्वायरी भी तो करानी है आपने पुलिस कानून के मुताबिक। तो वो थानेदार अपने घरों को चले जाते हैं, ये डीसी के पास आते हैं और उनसे ये कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, मैं 2 माह लेके आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ 2 हफ्ते में ये काम करो। ये तारीख़ में मौजूद है। हाजी हबीबुर रहमान के ये अल्फाज, हबीबुर रहमान नंबर 1, उनके ये अल्फाज तारीख़ का हिस्सा हैं और सुनहरा बाब हैं कि उन्होंने कहा कि मैं 2 माह लेके आया हूँ गवर्नर साहब से, और 2 माह के माने 2 माह होते थे, उसके बाद कोई नई कमेटी नहीं बनती थी, कोई GITs नहीं बनती थी। उन्होंने कहा जी कि ये 2 माह का काम मैं 2 हफ्ते में करना चाहता हूँ। वो कहते हैं क्या करें। अब जहन देखें लाहौर पुलिस के सरबराह का, आजकल CCPO लाहौर सरबराह है ना, उस दौर में सिर्फ SSP एक था और नया नया पाकिस्तान बना था। CCPO लाहौर की तर्ज का अफसर SSP लाहौर, वो DC से ये बात करता है, DC साहब कहते हैं क्या करें। उन्होंने कहा जी आप एक मश्क करते थे जो 6-7 माह से बंद है, और वो मश्क थी ब्लैकआउट की। वो सिविल डिफेंस, उन्होंने कहा जी एक ब्लैकआउट एक्सरसाइज करती है। वो एक्सरसाइज कितने माह से नहीं, उसने कहा काफ़ी अर्सा हो गया। उसने कहा वो एक्सरसाइज करनी है आपने। कहा जी वो क्या करेंगे। कहता है आप करें, मैं आपको बताऊंगा। इस दौरान इतला मिलती है, ये प्लान कर लेते हैं वो कि एक्सरसाइज काय की करनी है, शहरी दिफा ने मामूल की एक्सरसाइज करनी है जो नहीं हुई कभी 3-4 माह से, वो एक्सरसाइज करनी है ब्लैकआउट एक्सरसाइज कि स्याह रात होगी और सारे घर की लाइटें, सड़कों की शाहराहों की लाइटें, चौराहों की लाइटें और पार्क्स की लाइट्स, सब होटल बंद कर दी जाएंगी। SSP साहब पुलिस के एक मुखबर को अपने घर बुलाते हैं खाने पे। अब ये पुलिस के मुखबर के बारे में एक कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि अब पुलिस का मुखबर बनने को गया था जगह गुजर कि मुझे मुखबर बना लो, मैं आपकी खिदमत करूंगा सारी उम्र, ताबेदार बन के रहूंगा। ये जुमले लिखे हैं तारीख में। और वो मुखबर जो गया था SSP लाहौर के घर, वो पेड मुखबर था। पुलिस पैसे देती थी। 50 रुपये महाना, 15 रुपये हफ्ता। 50 रुपये महाना का एक मुखबर, उसका नाम तारीख में मौजूद, में भूल गया मैं। उस मुखबर को बुलाते हैं, उसे ये समझाया जाता है कि हम इसको काबू करना चाहते हैं और तू इसके लिए रास्ता हमवार करेगा। कहते ओके। उस मुखबर को 150 रुपये दिया जाता है। 200 मिलते हैं, 50 का है कि उसका महाना, और 150 रुपये उसको इजाफी मिलते हैं। वो 200 रुपये लेके मकबूजा कश्मीर चला जाता है, रास्ता हमवार करता है। लाहौर में इसकी वालदा, बुड्ढा गुजर की बेवा, जगा गुजर की माँ, मक्खन गुजर की माँ, वो बीमार थी। एक इसे ये मुखबर कहता है पुलिस का, जाल में फांसता है ना, कि यार माँ को भी सलाम कर लें। तरीक़ा मेरे पास आ गया बड़ा अच्छा, मैं तुझे एक मशवरा देना चाहता हूँ। 2 तरफा मुखबर था, उसका भी था, इसका भी, पुलिस का भी था। अक्सर मुखबर 2 तरफे होते हैं लाहौर में। वो मुखबरी करता है कि तू भाई अपनी माँ को सलाम कर ली, उसकी तीमारदारी कर ली, आयादत कर ली, और साथ अपनी गर्लफ्रेंड को मिल भी ली, तो फलां 2 दिन जो है ना वो ब्लैकआउट होगा, ना कोई देखेगा ना किसी को पता लगेगा। चुप करके खामोशियाँ, मोबाइल शोबाइल तो होते थे ना। ये चुप करके लाहौर आता है। लाहौर आके ये पहले अपने माशूका के घर जाता है। और ये भी कहते हैं कि पहले दिन लाहौर नहीं आया, पुलिस वालों को लगा कि उनका प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया है, पहले दिन ये लाहौर नहीं आया, ये सेकंड डे पे आता है। ये जिस दिन कहा गया मंगल का दिन था, तारीख भी लिखी मैंने, मंगल के रोज़ इसे लाहौर पहुंचना था। ये नहीं आता। हाँ, 2 जुलाई को नहीं आता। ये नहीं आता, ये बुध के रोज़ आता है। ये बुध को पहुंचता है, और जब ये बुध को पहुंचता है पहले अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, फिर माँ को देखता है। इसने दोनों जगह जाना था, प्लान इसका ये था। रास्ते में घात लगा के बैठे थे पुलिस वाले। अब यहाँ मुझे SSP जो लाहौर के थे उस वक्त के, हाजी हबीबुर रहमान 1, उनकी कहानी से इख्तलाफ है। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 4 थानों की पुलिस इसकी मुंतज़िर थी। 4 थानों की पुलिस ने ये अपने साथी के साथ आया था। वो भी गुजर था, कज़न भी था इसका, गुजर था। हाँ, भतीजा था इसका। हाँ, भतीजा था, भाई का बेटा। हाँ, कज़न नहीं था, भतीजा था। भतीजा के साथ आता है। पुलिस वाले 4 थानों की पुलिस इसकी मुंतज़िर थी। SSP साहब अपनी किताब में लिखते हैं, क्या क्या ना देखा, क्या क्या ना लिखा। ये लिखते हैं कि पुलिस की पार्टी ने इसको देखते ही कहा कि अपने आप को सरेंडर कर दो, पुलिस के हवाले कर दो, हथियार फेंक दो। ये कानूनी ज़रूरत है। पुलिस मुकाबले के लिए ये ज़रूरी है
कि आप उसको वार्न करें। माइक अगर दूर तक आवाज़ नहीं पहुंचती तो माइक इस्तेमाल करें, और ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ का लफ्ज़ है कि बुलंद आवाज़ में ये कहें कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो वगरना तुम्हें मार दिया जाएगा। और वो कहते ही हैं, एसएसपी लाहौर लिखते हैं अपनी किताब में कि 3 बार हमने कहा, 3 बार ये कानूनी ज़रूरत है। और ये वही रिवायती कहानी है जो एहसन शाह के लिए इस्तेमाल हुई, इससे पहले पुलिस मुकाबलों के इस्तेमाल, जो चौधरी असलम राव अनवार ने इस्तेमाल की। अब नहीं कहते वो कि वार्न करो, लेकिन कानूनी ज़रूरत ये मौजूद है कि आपको ये कहना ज़रूरी है मारने से पहले। एक इख्तलाफ मुझे ये नहीं कहा गया, बिल्कुल दुरुस्त नहीं कहा गया। दूसरी बात, फिर वो ये कहते हैं, एसएसपी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी फोर्स का लफ्ज़ है, मेरी फोर्स ने जब ये कहा कि हथियार डाल दो तो भतीजा जो इनका साथ था उसने फायर खोल दिया पुलिस पे, कि पुलिस ने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायर किया है, पहल नहीं की। पहल किसने की? जग्गा गुज्जर उसके भतीजे ने की। भतीजे ने पुलिस पे खोला और हमने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत, सेल्फ डिफेंस कहते हैं, सेल्फ डिफेंस के तहत हमने जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनों के दोनों हलाक हो गए। मुझे इससे भी इख्तलाफ है, क्या? वो ये कि जग्गा गुज्जर को हवाले करने को 3 बार कहा गया। पहले फायर जग्गा के भतीजे ने किया पुलिस पार्टी पे, पुलिस ने जवाबी फायर किया, लेकिन शवाहिद जो मिलते हैं तारीख़ में वो वही पुलिस मुकाबला है, उसी तर्ज का जिस तरह के आज हो रहे हैं मुबैना पुलिस मुकाबले, मनसूबाबंद पुलिस मुकाबले पिछले 70 सालों में इसी तरह हो रहा है। कराची में ख़ासकर पुलिस मुकाबले की वही कहानी, वही रिवायती कहानी दोहराई गई। उसको गाड़ी पे रोक के पुलिस वालों ने घेरा डाल के पकड़ लिया, पकड़ने के 4.5 घंटे बाद मारा। ये इंकशाफ जग्गा गुज्जर के वकील ने सेशन कोर्ट में किया और उसने कहा जी कि मैं आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट पेश करता हूँ, आपको वाक़याती शहादतें पेश करता हूँ, सबूत देता हूँ कि पुलिस की हिरासत में था, हिरासत में चाचा भतीजा को मारा गया और दोनों को मार के पुलिस मुकाबला ज़ाहिर किया गया। मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रिटायर्ड मूसा खान खुद इसकी डिप्टी कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी कराओ। जो दिलविल के लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं, उन्होंने खुद फहरिस्त जारी करवाई थी। पुलिस मुकाबलों का शूट एट साइड का, लाहौर को जराइम पेशा अफराद से पाक करने का जो मंसूबा भी था, वो खुद एक ईवान इक़्तिदार में बैठ के हुआ था फैसला। वो फैसला उस पर अमल दरामद हो रहा था, उनके इल्म में था, लेकिन उसके बावजूद एक आई वॉश के तौर पे ये कहा गया कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी कराएं। जुडिशल इंक्वायरी हुई, उसमें कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। कहा यह जाता है कि जग्गा गुज्जर की मुतासरा फैमिली का कोई शख्स पेश नहीं हुआ, लेकिन ये इत्तला भी गलत है, इसलिए कि जग्गा गुज्जर फैमिली के सैकड़ों, पहले दर्जनों फिर सैकड़ों लोगों ने 3 बार जुलूस निकाला। 3 बार। एक बार गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया कि हमारे बंदे को बेगुनाह मारा गया, पुलिस की हिरासत में मारा गया। और फिर ये भी कहते हैं कि बकर मंडी के बाहर उसकी लाश को लोगों के लिए रख दिया कि लोग आकर देखें और दहशत खत्म हो। जब वो जहां आज मोटरवे बनी है, शेरा कोट कहते हैं उसे, शेरा कोट के बाहर उसकी लाश रख के उसको बाकायदा ऐलान किया गया कि लोगों आके देख लो। ये क्यों किया गया, इसके पस मंज़र में क्या है? जब इस शख्स को लाहौरियों ने, जिंदा दिलाने लाहौर ने पजीराई दी थी जेल से रिहाई के बाद, तो पुलिस ने, इंतज़ामिया ने फैसला किया कि उस वेलकम का रिबटल ये है कि इसकी लाश को सरे बाज़ार रुस्वा किया जाए, उसे इबरत का निशान दिखाया जाए और ये बताया जाए कि जो शख्स अदम तहफ़्फ़ुज़ की निशानी अलामत बनता है, जो बदमाशी में कदम रखता है और इस तर्ज का रखता है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की गर्ज से वो शहरियों पर जुल्म ढाता है, जगह टैक्स वसूल करता है, भत्ता लेता है, उसका अंजाम ये होता है। लाहौर की इंतज़ामिया ने सरे बाज़ार चारपाई पे नंगी लाश रख के, एक चारपाई पे 2 लाशें, भतीजा चाचा साथ साथ लिटा के उनको इबरत का निशान दिखाया गया। ये हुआ तो कुछ लोगों ने इसकी तारीफ़ और तौसीफ़ की, लेकिन गालिब अक्सरियत ने इसको तौहीन आमेज़ कहा था। ये भी तारीख़ का हिस्सा है कि इसकी लाश की रुसवाई जो हुई थी उसको लोगों ने
सरापा एहतजाज भी बने, मुजाहरा भी किया, लेकिन अखबारात में इसके मनफी असरात पर मुश्तमिल मज़ामीन छपे और उसमें ये कहा गया कि जग्गा गुज्जर को आपने उसके मरने के बाद जो तौहीन तज़ीक की है ये इंसानियत की तज़लील है। उसके बाद भी कई लाशें हैं मशहूर शहर में हुई। नज्जा फिजा, उनको ज़िंदा गधे पे बिठा के, गुजरांवाले का जो बड़ा मशहूर था उसको भी, वो वहाँ डकैत चोर डाकू जो था उसको भी गधे पे बिठा के शहर में फिराया गया। कराची में भी यही सब, कराची में इस तरह के 3-4 वाक़यात फ़हीम कमांडो वगैरह के हुए। ये सारे जो थे ना, ये सारे पुलिस इसलिए करती है कि लोग नफ़रत करें जुर्म से, जराइम पेशा अफराद से, मुजरमाना ज़िंदगी से, कत्ल व गारतगरी से, अदम तहफ़्फ़ुज़ से। ये उसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोग जो है ना उनको बुलाया, ऐलानात करके बाकायदा थानों में कहा गया कि अपने अपने लोगों को लेके आएँ, बिलखुसूस उस इलाके में जहाँ इसकी परवरिश हुई और ये जगह टैक्स वसूल करता था, वहाँ इसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत उभारी गई। बाद में वो नफ़रत जो है पुलिस के लिए नुकसानदेह साबित हुई, लेकिन जग्गा गुज्जर एक ऐसा करैक्टर बन गया जिसके नाम पे जग्गा टैक्स की इस्तिलाह मशहूर हुई। उसके नाम पे दर्जन से ज़ायद फिल्में बनी पाकिस्तान में, इंडिया में। कहते हैं इसकी फैमिली ने भी बनाई इसकी। मैंने आपको बताया कि गुज्जर प्रोडक्शन जो है वो फिल्मी सनत की मौला जट जिस तरह मशहूर थी, ये जो जितनी हिट सुपर डुपर हिट फिल्में गुज्जर के नाम। अच्छा एक बात और सुने, इसके नाम से खौफ की एक और मिसाल, फिल्म सेंसर बोर्ड पाकिस्तान का, वहाँ 11 फिल्में गईं जग्गे गुज्जर के नाम पे, 5 का टाइटल उनका तब्दील करें। एक का वैशी गुज्जर कर दिया, जग्गा गुज्जर का वैशी गुज्जर का, जग्गा खाली जो है वो भी ख़त्म हो गया। पाकिस्तान फिल्म सेंसर बोर्ड ने, वो इतने खाइफ थे इसके नाम से, उसने कहा यार इसको नफ़रत की अलामत पेश करो, इसको हीरो ना पेश करो। कई फिल्में बनी, वैशी गुज्जर, पुत्र जग्गा दाग, जग्गा पंजाब दा, इस तरह से कई फिल्में बनी और उन सारी फिल्मों में जो करैक्टर रोल अदा किए, शान जैसे अदाकार ने, आप देख लें शान मौजूद है, उसी तरह का कद काठ वाला गुजर दिखाया गया। अब ये फिल्म की इंडस्ट्री में भी वो डिस्कस हुआ, उसके नाम की फिल्में आज भी पॉपुलर हैं। उसके नाम से जगह टैक्स की इस्तिलाह सिर्फ लाहौर, कराची, पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में है। अब ये सवालिया निशान मौजूद है, 2-3 है वैसे तो। एक सवालिया निशान है कि वो खौफ की अलामत था, विलन था, हीरो था, एक जगह टैक्स लेने का बानी था, एक ये कि पुलिस मुकाबलों की इब्तिदा उसके कत्ल से हुई, जेल में बैठ के मनसूबाबंदी उसके तौर पे हुई, फिर गवर्नर हाउस को बराह रास्त चैलेंज किया, फिर उसके नाम को लोगों ने कैश करवाने की कोशिश की। अच्छा जगह के नाम पे जगह टैक्स वो ही नहीं लेता था, चलो वो लेता था, फिर कहता था वो गरीबों मुस्तहिक़ों में तकसीम भी कर देता था। उसके नाम पे कई लोग टैक्स लेते रहे, जो जाके मार्केटों में ताजरों से ये कहते थे, सनतकारों से कहते थे, बड़े बड़े नामवर दौलतमंदों से कहते थे कि जगह टैक्स दो। लाहौर की तारीख़ जग्गा गुज्जर की मुजरमाना ज़िंदगी, शरीफाना ज़िंदगी, जंगजुआना ज़िंदगी, जो भी नाम दें, उससे लबरेज़ होने के बावजूद तारीख़ को ज़िंदा करती है।